रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से सोशल मीडिया ट्रोलिंग अब सोशल मीडिया ट्रोलिंग नहीं रह गई। सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया जाता है तजलील और तहकीर की बदतरीन मिसालें कायम की जाती हैं और इस तजलील को बतौर हथियार इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके ऊपर दुनिया भर में मुकदमात बनते हैं, पाकिस्तान के अंदर भी मुकदमात बने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक मशहूर ज़माना ट्रोल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट फ़लक जावेद को गिरफ़्तार किया गया। 2 मुकदमात में फ़लक जावेद मतलूब थी। रियासती इदारों के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडे का एक मुकदमा है और फिर अज़मा बुखारी जो पंजाब की मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन है, उनके ख़िलाफ़ एक फ़ेक वीडियो की तशहीर की गई जिससे बहुत सा उस वक्त गलीज़ मवाद जिसके नतीजे में सामने आया और बाद में पता चला कि वो वीडियो फ़ेक थी। इस मुकदमे में उनकी गिरफ़्तारी हुई है। इस्लामाबाद के अंदर से पहले बताया गया कि उनकी गिरफ़्तारी हुई थी, लेकिन आज लाहौर में उनको पेश किया गया। इचरा के इलाके से उनको हिरासत में लिया गया। इसके ऊपर हम अज़मा बुखारी से बात करके आपको बताएंगे कि उनका इस मामले के ऊपर मुकदमा क्या है, क्योंकि जो FIR मैंने देखी है उसके अंदर तो दर्जनों लोग हैं जिन्होंने उस गलीज़ कैंपेन में हिस्सा लिया, और लेकिन जो लीड किरदार है वो फ़लक जावेद का है। इसके अलावा नाज़रीन हम ये भी देखेंगे कि सियासी माहौल किस किस्म का है। दोबारा से जलसों का जिक्र हो रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब कह दिया है कि वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इमरान खान को रिहा करवाने के लिए जलसे करेगी। धमकियों का सिलसिला भी जारी है। जुनैद अकबर इनकी पार्टी को लीड करते हैं। उधर से आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाई हुई जो अलायंस है उसके हेड ने महमूद खान अचकज़ई ने कहा है कि हम ना डंडा उठाएंगे ना कुछ और करेंगे। इसके ऊपर भी बात करेंगे। सेनेटर राना हमारे साथ मौजूद होंगे। राना सनाउल्लाह खान मुस्लिम लीग नवाज़ के मरकज़ी लीडर हैं, जिस तरह कि आपको पता है। वज़ीर आज़म के मुशीर सियासी अवामी अमूर भी हैं। सेनेटर अब्बास बप्पी साहब हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, और इनसे हम पूछेंगे कि ये जो पिटा हुआ रास्ता है, ये जो चला हुआ रास्ता है एहतजाज का और धमकियों का, इसके ऊपर PTI वापस क्यों जा रही है। आज़ाद कश्मीर के अंदर भी एहतजाज की खबरें आ रही हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक अहम मिनिस्टर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी एक वफद से बातचीत करने के लिए वहाँ पे पहुँचे हुए, तो उनसे हम पूछेंगे कि बड़ा अहम और हसास खित्ता है। हिंदुस्तान के वज़ीर दिफा की धमकियाँ आपके सामने हैं। इस वक्त जो एहतजाज हो रहा है कि इसके साथ टाइम है या नहीं है, वहाँ पर मुतालबात क्या हैं। अब से कुछ देर पहले मैंने अज़मा बुखारी से बात की और उनसे मैंने ये पूछा कि जो मुकदमा बनाया उन्होंने, उस मुकदमे की बुनियाद क्या बनी, और ये भी मैंने उनसे पूछा कि उस कैंपेन ने उनको ज़ाती तौर पर कितना नुकसान पहुंचाया, तो उन्होंने ये जवाब दिया। बहुत शुक्रिया तल्ला साहब। देखिए, ये वो नुकसान है जो शायद मैं लफ्ज़ों में तो नहीं बता पाऊँ, लेकिन ये जिस मकसद के लिए किया गया था कि शायद मुझे मेरी ज़बान बंदी कर ली जाए, शायद मुझे डरा दिया जाए, वो नहीं हो सका। और इसमें मैं कहूँगी कि इसमें मेरी फैमिली का जितना सपोर्ट मुझे मिला, अगर जो मेरे कमज़ोर लम्हात थे, जब मुझे ये पता चला, मेरे पे एक शौक था कि ये क्या हुआ है, लेकिन उस वक़्त मेरी बेटी का मुझे इनकरेज करना और कहना कि मामा आपको अपने लिए जो है वो अपना हक मांगना पड़ेगा, आपको अपने लिए इंसाफ लेना चाहिए। सो मैं जो है वो कोर्ट गई और कुछ घंटे बहुत तकलीफ देते थे, लेकिन उसके बाद जब मुझे लगा कि मेरी फैमिली, मेरी बेटी, ये सब मेरी स्ट्रेंथ है, मेरे साथ हैं, तो फिर मैंने उसको फाइट आउट, और अल्लाह का शुक्र है कि मैंने ये एक एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश की कि अपने खिलाफ होने वाले जुल्म पे खामोशी जो है वो इख्तियार नहीं करनी चाहिए, और जिसके साथ गलत हो रहा है उसको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, जिसने गलत किया है वो उसको शर्मिंदा होना चाहिए। मैंने अज़मा बुखारी से ये भी पूछा कि चूँकि लाहौर से गिरफ़्तार हुई हैं, लेकिन पहले ख़बर तो ये थी कि यहाँ से पकड़ी गई हैं, तो क्या इसके अंदर ज़ाती अनाद भी है? क्या उनका अब कोई ज़ाती मसला इनके साथ बना हुआ है? उस ज़ाती कैंपेन के अलावा जिसका तज़किरा किया, तो उस पर उनका रद्द-ए-अमल ये था? देखो, मेरा कोई उसके साथ कोई पर्सनल स्कोर सेटल करने का कोई प्रोग्राम नहीं है, और ना मैं इसके लिए कोर्ट गई थी। मैं सिर्फ इसलिए गई थी कि सेंसिटाइज किया जाए सोसाइटी को भी, और इन जैसे लोगों को भी जो प्रोपेगेंडा सेल के जरिए लोगों की पगड़ियां उछालना, लोगों के जो है वो उनको हैरास करना और उनको जो है वो डराने धमकाने की कोशिश करना, जो है ना, ये इसको खत्म होना चाहिए। और सियासी मुखालिफिन जो है उनको उनके लिए बिलो द बेल्ट जाकर ये हरकतें करना, ये खत्म होना चाहिए। और लेकिन बड़ी अजीबोगरीब, हैरत अंगेज जो FIA ने जब उस वक्त इन्वेस्टिगेशन की, जब ये भागी हुई थी, तो मुझे तो पहली दफा अपने केस में पता चला कि इन मौसूफा का नाम क्या है।
लेकिन वो जितनी गंदी और घटिया जबान इस्तेमाल करती हैं, मेरा केस तो छोड़ो, मतलब जो वो ट्वीट्स करके आज भी उसकी टाइमलाइन पे पड़ी हुई है, आप देखिए, मतलब किसी को नहीं छोड़ा उसने। चीफ मिनिस्टर के बारे में तो जो जुबान इस्तेमाल करती है वो बोली नहीं जा सकती, एक खातून होते हुए मैं नहीं बोल सकती, वो जो खातून कहती है, तो बाकी वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये एक सेल इनके मियाँ के इनके नाम पे सैकड़ों जो है वो मोबाइल सिम्स थी, जिन मोबाइल सिम्स को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था, उससे अकाउंट्स बनते थे और अकाउंट्स बन के जो है ये चीजों को डिसेमिनेट किया करते थे। सो ये तमाम चीजें एफआईआर के रिकॉर्ड में मौजूद है और जो है इस यकीनन इनसे जवाब जरूर जो है वो लिया जाना चाहिए, लेकिन किसी के साथ सियासी इंतकाम लेना या किसी के साथ को पर्सनल स्कोर सेटल करना मेरा बिल्कुल मतमे नजर नहीं। मैंने ये भी पूछा कि ये जो ख़बरें हैं कि इस्लामाबाद से पहले गिरफ़्तारी हुई लेकिन इचरा से गिरफ़्तारी एफआईआर के अंदर दिखाई गई और वहाँ पर मुकदमा हुआ, ये तनाज़ा क्या है? क्योंकि अज़मा बुखारी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, उनको पता होगा कि ये सारा प्रोसीजर होता कैसे है। अगर गिरफ़्तारी यहाँ से हुई तो फिर वहाँ पर कैसे पेश किया गया? जी, मुझे इसके बारे में डिटेल्स मालूम तो नहीं है, लेकिन ये तो जरूर हो जाता है कि अगर कोई मुल्ज़िम एक जगह से पकड़ा जाए तो उसको जिन केसेस के अंदर वो जो है मतलूब होता है उसकी कंसर्न पुलिस के हवाले कर दिया जाता है उसको। सो आई थिंक इस केस में भी यही हुआ है कि उसके ऊपर जो कि केसेस जो है वो 9 मई का हो या जो मेरे वाला केस है या और भी उनके ऊपर, हर एक मतलब अफसोस की बात यह है कि हर एक जो रियासत के खिलाफ जो भी साजिश प्लान हुई है, कहीं पर कोई बिलो द बेल्ट कोई गंदी घटिया हरकतें और बातें जो है वो उसमें मौसूफा का नाम आता था, तो मेरा ख्याल है कि वो शायद इस्लामाबाद से उसको अरेस्ट करके लाहौर के हवाले कर दिया गया बिकॉज केसेस उनके खिलाफ यहाँ रजिस्टर्ड है। तो कानूनी तरीकाकार तो ये होता है। अब इसके मजीद डिटेल्स का मुझे मालूम नहीं है ना, मेरे पास आज सारा दिन इतना टाइम था कि मैं इसके ऊपर इतना टाइम सर्व करती। ये जो गालम गलोच की सियासत है और लड़ाई की सियासत है, ये भी ख़त्म नहीं हुई। जब हम प्रोग्राम के अगले हिस्से में आपके पास आएंगे तो सेनेटर राना सनाउल्लाह खान हमारे साथ मौजूद होंगे और सेनेटर ओन अब्बास बप्पी बिल तरतीब वज़ीर आज़म के मुशीर सियासी अवामी अमूर और तहरीक इंसाफ को रिप्रजेंट करते हुए, क्योंकि पीटीआई ने फिर से जलसे की बात की है, फिर से धमकियों का सिलसिला जारी है कि हम अगर हत्थे से उखड़ गए तो मामलात बहुत ख़राब होंगे। सेनेटर राना सनाउल्लाह और सेनेटर ओन अब्बास हमें ज्वाइन कर लिया है। हम दोनों का शुक्रिया अदा करते हैं। सेनेटर ओन साहब, अगर मैं आपसे बात का आगाज़ करूं, एक मैं जुनेद अकबर साहब की साउंड सिर्फ सुनवाना चाहता हूं आपको, और मैं चाहूँगा कि फिर आप हमें बताएं कि आप अगले मरहले में किस तरफ एहतजाज को ले जाना चाहते हैं। प्ले कीजिएगा जी। अल्लाह न करे अगर किसी दिन ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर जो है अपनी क़यादत के बगैर निकल आए, तो मैं आपको यकीन से कहता हूं कि जो 9 मई का ड्रामा जो आप लोग ने रचाई है कि हम मजम्मत करते हैं, कभी एक है कि इस दफा आपको मजम्मत के काबिल नहीं छोड़ेंगे। तो सेनेटर साहब, इस मरतबा मजम्मत के काबिल नहीं छोड़ेंगे। अब ये जो एहतजाज है इसकी शक्ल क्या होगी? तलबा एक चीज़ याद रखिएगा, आप जब भी किसी इंसानी किसी भी माशरे में, पाकिस्तान की बात छोड़ो, दुनिया के किसी भी माशरे में जब आप लोगों को स्ट्रैंगुलेट करेंगे ना, उनको फंसाने की कोशिश करेंगे, उनका सांस रोकेंगे, अल्टीमेटली उसका रिएक्शन आना है। आज मैं देख रहा था कि जब आपके किसी दोस्त ने मुझे भेजा कि जी वो खान साहब ने कहा है कि ट्वीट में बांग्लादेश और नेपाल की मसला थी। अगर आप उन इकॉनमीज़ की बात करें तो एक एक इवेंट अगर आप उठाना शुरू करें, एक छोटा सा इवेंट होता था। नेपाल में क्या हुआ था, अचानक उन्होंने सोशल मीडिया को बंद कर दिया कि टिकटॉक के अलावा तमाम सोशल मीडिया बंद कर दें, अचानक लोग खड़े हो गए। इंडोनेशिया में क्या हुआ, हमारे पाकिस्तान में आपने याद है कि सेनेटर सबान की तनख्वाह भी बढ़ाई गई थी, हमारी बढ़ी थी, एमएनए सबान की बढ़ी थी, एमपीए की बढ़ी। इंडोनेशिया में अचानक क्या हुआ कि उन्होंने हाउस अलाउंस बढ़ा दिया, 5 से 7 लाख रुपए का हाउस अलाउंस, लोग खड़े हो गए। बांग्लादेश में क्या हुआ था, एक कोटा बना दिया कि जी स्टूडेंट्स को जो कोटा नौकरी का मिलेगा वो सरकारी मुलाजमीन के बच्चों को इतना मिलेगा और बाकी आम स्टूडेंट ओपन कोटा 50% होगा, लोग खड़े हो गए। सो जिस माशरे में हुकूमतें लोगों को दबाना शुरू कर दे वहां पे एक रिएक्शन आता है। अब उस रिएक्शन को कंट्रोल कैसे करता है, अल्हम्दुलिल्लाह आपके मुल्क में कम अज कम आप ये तो कह सकते हैं कि एक ऐसी पॉपुलर जमात और एक पॉपुलर लीडर
लीडर है कि लोगों के पॉपुलर सेंटिमेंट को वो कंट्रोल कर सकता है, वो उसको कहीं मनूवर भी कर सकता है अगर वो अल्लाह ना करे कोई ऐसी चीज की तरफ जाना शुरू करे जो रियासत के खिलाफ हो। तो आप व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड कि जो लोग इस वक्त हुकूमत में बैठे अगर वो इस चीज को अंडरस्टैंड ही नहीं करना चाह रहे कि इमरान खान साहब उसके ऊपर ढक्कन रख के बैठा है, उस चीज को कंट्रोल कर रहा है कि कहीं ये मुआशरा उस हद तक ना चला जाए जो कि आपके रीजन में बाकी मुल्कों में हो रहा है, अल्लाह न करे वो कैफियत आ जाए, उससे पहले अगर ही इज देयर टू वो बार बार हिंट कर रहा है कि ट्राई टू अंडरस्टैंड, तो मेरे ख्याल में दिस इज हाई टाइम कि इन लोगों को, इन डिसीजन मेकर्स को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि आपके जो फैसले हैं लोगों को किसी तौर के ऊपर अल्लाह ने उस रास्ते पे लेके चले जाए जहां पे कंफ्यूशियस और जहां पे केओस क्रिएट है सोसाइटी में, एनार्की की सिचुएशन से बचने के लिए। आई एम श्योर जुनैद अकबर साहब का पॉइंट है उस तरफ जा रहा था। जी सेनेटर राणा साहब, तो इमरान खान ने उबाल के ऊपर ढक्कन रखा हुआ है। नहीं देखें, ये मुनाफिकत से बात कर रहे हैं। जो जुनैद इकबाल साहब ने भी और सेनेटर ऑन साहब ने भी जो बात की है ना कि अल्लाह ना करे ऐसे हो जाए, दरअसल अंदर से जो है ये भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह करे ऐसे हो जाए, और उसके लिए तमाम तर इनकी तवानाइयाँ जो है वो सर्फ हो रही हैं। लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी जो है वो इन चीज़ों के ऊपर पूरी तरह से नज़र रखी हुई हैं। ये अनारकी चाहते हैं, ये फसाद चाहते हैं, ये एक ऐसा ही फितना जो है वो मुल्क में बपा करना चाहते हैं। तो फिर ठीक है, ये अपना जो है वो जो भी इनका लाहे अमल है उसके ऊपर अमल करें। उसको रोकना जो है वो हम तो समझते हैं कि लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ का भी, इस रियासत का भी और पूरी कौम का भी, तमाम सेगमेंट ऑफ सोसाइटीज़ का ये फ़र्ज़ है कि ऐसे फसाद को, ऐसी अनारकी को जो है वो रोका जाए। और जहाँ तक इस बात का तल्लक है कि ये कहते हैं कि जी हम इसको कंट्रोल कर सकेंगे, ओ भाई आप तो ये करने वाले हैं, आप तो इसके लिए जो है वो अंदरूने खाना पूरी तवानाइयाँ जो है वो सर्व कर रहे हैं। आप इसको रोकने वाले जो है वो तरीक़ाकार के ऊपर आने को तैयार नहीं है। दो हैं, किसी भी जो है वो मुआशरे में, किसी भी मुल्क में, किसी भी रियासत में दो ही तरीके हैं। एक पुरअमन तरीका है, पुरअमन तरीका जो है वो थ्रू डायलॉग है, वो ऑन दी टेबल है कि आप जो भी इश्यूज़ हैं उसकी नोयत कुछ भी हो सकती है, वो केसेस भी हो सकते हैं, वो मुआशी मामलात भी हो सकते हैं, वो अस्करी मामलात भी हो सकते हैं, वो मुल्क का जो है वो इक्तसादी ढांचा भी हो सकता है, वो मुल्क का जो है वो इंतज़ामी ढांचा भी हो सकता है, और उसके ऊपर जो है वो बैठ के ऑन टेबल आप जो है वो सलूशन जो है वो निकाल सकते हैं। और दूसरा तरीका जो है वो फसाद का तरीका है, अनारकी का तरीका है, जिसकी ये मिसालें भी दे रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन एक बात जो है वो ये नोट फरमा लें कि ये तरीका फितने, फसाद का और अनारकी का जहाँ जहाँ पे भी हुआ है वहाँ पे कोई कभी जो है ना वो मुस्बत नतीजा नहीं उसका निकला। जी ये आज की मिसाल ले लें या 6 महीने की ले लें, इस तरीक़ाकार के मुताबिक जो है वो तबाही के अलावा कोई और दूसरा नतीजा नहीं निकलता। बड़ी गहरी बात है, लेकिन सेनेटर ऑन साहब आप इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे क्योंकि जी गो हेड प्लीज। जी चलो साहब, एक चीज़ बताऊं, बड़े अफसोस की बात है, जनाब साहब मेरे साथ सीनियर है हमारे पॉलिटिक्स में, एक अफसोस की बात है कि हर चीज़ को घुमा फिरा के लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फितने का ये जो कॉन्सेप्ट है कि इस पूरी हुकूमत को छुपने के लिए और कुछ नहीं मिलता, हमें वहाँ पे फितना बना देते हैं। और कभी इनसे किसी ने पूछा है कि आपने अपनी परफॉर्मेंस देखी क्या? पाकिस्तान इकोनॉमिक मेल्टडाउन का शिकार है। आज इनसे कोई सवाल पूछे, आप हमें छोड़ दे दो, आप इमरान खान साहब को भूल जाए, हमारे लेंस को भूल जाए, क्या इनसे पूछे कि माशरा जो इस वक्त टूट फूट का शिकार है इसमें आपका कोई अमल दखल है? 2100 रुपए गंदम इन्होंने किसानों से खरीदी थी और 4000 रुपए में बिक रही है, और जो मेजॉरिटी बायर गंदम का जो स्टॉक करके बैठा है वो सारे बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े किसान। अब ये 3 मिलियन टन अगर इंपोर्ट करेंगे 4000 के हिसाब से और आटा महंगा बेचेंगे, इसके जिम्मेवार क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है? 7 जजेस सुप्रीम कोर्ट में जाके अपनी पिटीशन दाखिल करते हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए, क्या वो भी तहरीक इंसाफ की वजह से? पूरे पाकिस्तान की टेक्सटाइल मिलें बंद हो चुकी हैं
हैं, यकीन जाने बंद हो चुकी हैं, क्या वो भी हमारा कसूर है पड़ा? इस वक्त पाकिस्तान में सैलाब से आपकी इकॉनमी डूब गई है, क्या सारा फितना फसाद आप हमारे खाते में डालेंगे? अपनी परफॉर्मेंस को देखिए सर, हमें छोड़ दें, हम तो चलो हैं सो है। अगर मैं आपसे पूछ पाऊं, बात तो हजूर कीजिए। अच्छा अगर मैं आपसे पूछ पाऊं कि जो आपके लीडर के सोशल मीडिया पोस्ट हैं उसके अंदर वो वाज़ेह अंदाज से बताते हैं कि हमें इंसाफ नहीं मिला, हमारा सियासी मैंडेट चोरी हुआ है, हमारे तमाम कानूनी रास्ते बंद हो गए हैं, लिहाजा अब वह है कि डट के अपोजिशन करें, तो उसमें कहीं पे आटे का जिक्र नहीं है, वहाँ पर उन मामलात का जिक्र नहीं जिसका आप जिक्र फरमा रहे हैं। तो आपका एहतजाज जो है वो तो बुनियादी तौर पर उस अमल से है जो आपके ख्याल में हुकूमत आपके खिलाफ कर रही है, यही बात है ना? जी तलत साहब, आप ये बताइए कि 26 नवंबर 2024 से लेके आज सितंबर की 22, 23, 24 हो चुकी है। इन 10 माह में आपने हमें कौन सी ऐसा काम करते देखा है जो स्टेट या हुकूमत या रियासत के या खिलाफ हो, या ऐसी कोई चीज़ हो जिससे आपको फील हो कि जी हम बहुत बड़ा एंटी स्टेट जा रहे हैं? क्या कुछ है? हम अपोजिशन की बात यही करते हैं कि अपोजिशन करेंगे, हम बोलेंगे, हम बुरे को बुरा कहेंगे। मैं बार बार किसानों की बात क्यों कर रहा हूं, मैं टेक्सटाइल मिल्स की बात क्यों कर रहा हूं, मैं सर्विस इंडस्ट्री की बात, ये वो चीजें हैं जो मैटर करती है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट किसी से छुपी थोड़ी है, हर चीज में आया है कि जी आपका इकोनॉमिक कितना डेवलपमेंट, जीडीपी किधर चला गया है, आपके इस वक्त फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। सो ये कहने की चीज, हम जब कहते हैं ऑपोजिशन करेंगे इसमें कि हम इनको टफ टाइम देंगे, लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा? मैं कल पंजाब असेंबली का जो अवामी असेंबली का इजलास है अडियाला में, वहां बाहर खड़ा था, तो मैं हैरान था कि मैंने उनसे पूछा कि यार तुम लोग बताओ कि तुम लोग क्यों आए? उन्होंने कहा जी हमारे 26 लोगों को सस्पेंड कर दिया, हमें कायमा कमेटी भी सदारत से मना कर दिया, 3 लोग ऑलरेडी हमारे 6 लोग डिस्क्वालीफाई कर दिए, आज 3 लोग फिर अपना सस्पेंड कर दिए। यानी कि जो जमहूरियत में ऑपोजिशन का जो मेन बेसिक रोल है, आप तो उससे भी डिनाइल में जा रहे हैं, आप वो रिफ्यूट कर रहे हैं। जब आप ऑपोजिशन को ये रोल देने को तैयार नहीं, तो फिर कौन सी जमहूरियत है? हम कहते हैं हम ऑपोजिशन का रोल प्ले करेंगे जो बेसिक। आप तो कमेटियों से रिजाइन कर देते हैं ना, मरकज में आप कमेटियों से रिजाइन कर देते हैं। मैं पंजाब असेंबली की बात कर रहा हूं, वैसे कह रहा हूं, लेकिन जमहूरियत जो है वो पंजाब तक तो नहीं है ना, मरकज के अंदर भी है। लेट मी बट हियर राना साहब, उसकी वजह बताता हूं ना, जो वो उस पे आते हैं जरा एक चीज बता दूं, सॉरी सर माजर के साथ तलत साहब जी, को है सिर्फ एक चीज आपने कहा सेनेट की, उसकी वजह से बता रहे तो ह्यूमन राइट्स की कमेटी हमारे पास थी, हामिद रजा साहब उसके चेयरमैन थे, यकीन करें उनको इजाजत नहीं थी कि आप स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग बुला सकें। ही वाज नॉट अलाउड टू, बिकॉज वो क्वेश्चन करते थे कि ये बताएं इमरान खान साहब को बेसिक हकूक मिल रहे नहीं मिल रहे, उनको पूरा उनको जो पूरा जो कच बहसी हो जाएगी, लेकिन हकायक बयान करते हुए इस वजह से आपने रिजाइन नहीं किया, आपने किसी और वजह से रिजाइन किया, वो आपका नुक्ता जब मौजूद है। राना साहब, मैं अगर आपसे पूछ पाऊँ कि सैलाब में पाकिस्तान घिरा हुआ है, मुआशी तौर पे चैलेंजेस आप उनसे इत्तफाक करें ना करें मौजूद हैं, दुश्मन मुंह फाड़े खड़ा है, हिंदुस्तान का दिफाई मिनिस्टर जो है वो रोज़ाना धमकियां दे रहा है, माहौल बड़ा ख़राब है, तो इसमें ये कहना जी कि हमने फितने का सर कुचलना है, सियासी तौर पर आंखें बंद करके लड़ाई के मुतरादिफ है, आपका क्या ख्याल है? नहीं तलत साहब, ये कैसे जो है वो लड़ाई का ख्याल है? आप मुझे बताएं कि 2017-18 में क्या पाकिस्तान में कोई गंदम का मसला था, क्या कोई पेट्रोल के महंगा होने का मसला था, क्या कोई महंगाई का मसला था, क्या उस वक्त जो है वो डॉलर जो है वो 250 या 250 रुपए में था? उस वक्त क्या मसला था? कोई मसला नहीं था। अब ये औन साहब, मुझे नहीं मालूम कि ये आप यानी कहाँ पे बैठ के जो है ये सारी चीज़ें जो है वो आप सोच रहे हैं। आपने तो इस मुल्क का भट्टा बिठाया, आपकी वजह से जो है ये IMF की मुसीबत जो है उस मुल्क के ऊपर जो है वो नाफिज हुई है, आपकी वजह से जो है ये मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट करने जा रहा था, जिसको कि अब हमने जो है वो पहले PDM की गवर्नमेंट पे अब खुदा करके हम जो है वो इस मुल्क को डिफ़ॉल्ट से निकाल के जो है वो ट्रैक पे लाए हैं। और अब पूरी दुनिया ये मान रही है, पूरी दुनिया के इशारे, पूरी दुनिया की जो है वो जो मुआशी तज़िये करने वाली जो है वो बड़े लोग जो हैं वो इन अशारियत को, मुआशी अशारियत को मुस्बत करार दे रहे हैं। आप इनको नेगेटिव में ले गए थे। ये जो 17-18 में जो हमारी जो अपना ग्रोथ है वो 6 पॉइंट जो है वो 8 के लगभग थी, आप इसको जो है वो 2.0 पे लेके आए। आपने तो इस मुल्क का भट्टा बिठा दिया है
और आपने इस मुल्क में जो है वो यानी नफरत की, बुग़्ज़ की, हसद की सियासत को जो है वो आपने अरूज दिया है। ये गाली गलोच ब्रिगेड जो है ये आपकी इजाद नहीं है, और ये गाली गलोच ब्रिगेड जो है इतना बड़ा नासूर है, ये आप लोगों को भी जो खाया जा रहा है। आपके लोग जो है हमारे पास आते हैं या मिलते हैं, किसी ना किसी जगह पे मुलाकात हो जाती है, वो कहते हैं कि जी हमारा तो नाटका बंद हो जाएगा अगर किसी को पता चल गया कि हमने डायलॉग की या हमने जमहूरियत की जो है वो बात की है। देखें, आपने इस चलते मुल्क को जो है उसका बेड़ा गर्क किया। आप जिम्मेदार हैं आज के जितने भी मसाइल हैं। हम मुल्क को उन मसाइल से निकाल के अब ट्रैक पे लाए हैं। अब पूरी दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत है, अब पूरी दुनिया में पाकिस्तान का एक मकाम है। पाकिस्तान ने हमारे दौर को इंडिया के ऊपर बर्तरी हासिल की है, वरना आपने जो पुलवामा में आपको पता है आपकी टांगें कांप रही थी। आप कह रहे थे मोदी फोन नहीं सुन रहा, मोदी पता नहीं क्या कर देगा शाम को, फटाफट अभिनंदन को छोड़ दो, दिल्ली पहुंचा दो, वरना मोदी हमें मार देगा, मिसाइल से हमला कर देगा। आज आप देखें कि मार्का हक में पाकिस्तान की क्या इज्जत हुई है, पाकिस्तान किस तरह से पूरी दुनिया के ऊपर एक ताकत के तौर पे उभरा है। अगर मैं बिल्कुल तो अब जो है अब सूरत हाल ये है कि अगर आपके अंदरूनी खलफशार और इस अनारकी की कोशिश को अगर नाकाम बना दिया तो पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला उन ख्वाबों की ताबीर बनेगा जो हमारे आबाओ अजदाद ने पाकिस्तान बनाते वक्त देखे थे। तो ये मामला जो है, ये आप इस चीज़ को रोकना चाहते हैं तो आप करें कोशिश अपनी, लेकिन इंशाअल्लाह ताला अल्लाह मदद करेगा और पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। राना साहब, मैं एक छोटा सा सवाल आपसे कर लूँ। आई एम श्योर ऑन साहब इसके ऊपर रद्द-ए-अमल देंगे, क्विकली, हमारे पास टाइम कम है राना साहब, लेकिन ये भट्टा अब उठाना भी है ना और बेड़े को पार भी लगाना है, तो सियासी खलफिशार होते हुए अब भट्टा कैसे उठाएंगे और बेड़ा पार कैसे लेके जाएंगे? तो वो काम भी करना है ना कि हर वक्त लड़ाई करते रहेंगे आपस में। वो भाई हम तो इनको एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, 4 दफा प्राइम मिनिस्टर ने इनको ये दावत दी है कि भाई आए बैठें, जमहूरियत में मामलात डायलॉग से आगे बढ़ते हैं, डायलॉग से नहीं बढ़ते। मैं आपके पास आने को तैयार हूं, स्पीकर ऑफिस में आ जाएं, वहां पे रोज आप बातें हैं, चाय पीते हैं, मुझे भी बुला लें, वहां पे बैठ के जो है वो बात शुरू करते हैं। ये सारा कुछ जो हुआ है ये जो जिन लोगों ने किया है, साकिब निसार ने जो किया है, आसफ सईद खोसा ने जो किया है, तो फिर अब उसके बाद यही कुछ होना था ना। जी ऑन साहब, यू हैव अ मिनट टू रिस्पॉन्ड। आपको क्या लगता नहीं है कि वाकईतन निज़ाम से आप जरा दूर परे निकल गए हैं और एहतजाज की सड़क पर आप खड़े हैं? इससे पहले इस एहतजाज की सड़क ने आपको मसाइल से दो चार किया है। अगर आप इस हवाले से 1 मिनट में रिस्पॉन्ड कर पाए प्लीज़। अच्छा तलत साहब, बात सुने, हमारे पास चॉइस है क्या? आप बताइए, मतलब वेरी फ्रैंकली, हम मैंडेट जीत के आए थे, मैं मैंडेट से बाहर निकाल दिया। जितनी सीटें 93 MNAs मौजूद थे, आज 76 बच गए। MPs 106 थे, इस वक्त 99 बच गए। मतलब प्रैक्टिकली दो लफ्जों में सर मैं राना साहब विद ऑल रिस्पेक्ट सर, मैं सिर्फ बात करता हूँ, टाइम थोड़ा रह जाएगा सर। हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हमें तो बिल्कुल दीवार के साथ लगा दिया। हमारी हर पॉजिटिव जो एक स्टेप आगे बढ़ाते थे, हमें दीवार प्रैक्टिस। आप किसी की देखिए, बुशरा बीबी के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ बार बार। आप सर एक सेकंड, मैंने कहा एक दफा कि जी अगर आपने वाकई किसी को कंफर्ट जोन में लेके जाना है, आपके पास 10,000, आपके पास डॉक्टर यास्मीन राशिद और बुशरा बीबी मौजूद है। आप कोई थोड़ा कंफर्ट किसी को, कोई वो कहते हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मयज में तो लेके आए। आप हर वो चीज करते हैं, आपने 40 साल सुजाइन लोगों को उठा दिए बिला वजह। आपने कहा जी कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे। और एक आखिरी फैक्ट आपको दोबारा बता दूं राना साहब, विद ऑल रिस्पेक्ट सर, आपने फरमाया कि जी भट्टा बिठा दिया तो और अब इस वक्त इकॉनमी चली गई। मैं सिर्फ थोड़े से फैक्ट्स के नंबर्स की बात कर देता हूं सर। 4 साल पैसे इसी पाकिस्तान में किसान को 4,000 रुपए गंदम बेच के गया था, आज वो 2100 में बेच के गया। आज 4 साल पहले इसी पाकिस्तान में किसान मुंजी 4-4.5 की बेच गया था, आज 3200 रुपए बिक रही है। मकई 2500 की थी, आज 1800 रुपए की है। 4 साल में आपने दुनिया पूरे पाकिस्तानी किसान को उठा के फेंक दिया। हम 7.5% के ऊपर तलत साहब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को लेके गए थे, आज 1.2% पे कंस्ट्रक्शन, लोगों के प्लाट बिकने, कंस्ट्रक्शन बंद हो चुकी है। टेक्सटाइल के लिए फैसलाबाद से लोग मुल्तान मजदूर लेने आते थे, मजदूर की कमी हो गई थी, आज आधी टेक्सटाइल मिल इंडस्ट्री
इसी राना साहब के जो फैसलाबाद शहर है वो बंद हो चुकी है। पता नहीं ये कौन से, इनको सिर्फ ये नजर आता है कि तहरीक इंसाफ एक फितना है, तहरीक इंसाफ एक गाल। छोड़ दे सर, हमें माफ, हम आपसे माफी मांग लेते हैं सर। पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम का तो कोई कसूर नहीं है सर। आप हमारे में उनके साथ ये जुल्म बंद कर दीजिए। बाकी यकीन करिए दरअसल साहब, हमें एहतजाज का कोई शौक नहीं है। हम चाहते हैं बात करें, लेकिन किससे बात करें, किस बुनियाद पे बात करें? इस पे आते हैं। राना साहब के पास कुछ तजावीज़ है, तो मैंने अपने प्रोड्यूसर से बात करके कहा है कि जी 5 मिनट हम उसमें ऐड कर देते हैं, क्योंकि तजावीज़ भी हैं और किससे बात करें ये भी मामला है। क्विक ब्रेक और वापस इसी बहस में आते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी हमें ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। आज़ाद कश्मीर में बातचीत अभी जारी है एज वी रिकॉर्ड दिस प्रोग्राम, लेकिन पिछली बहस बड़े अहम नुक्ते पर खड़ी है। राना साहब, आपके पास तजवीज़ थी कि क्या करें, पहले उस पर बात कर लेते हैं फिर इसकी तरफ जाते हैं कि मुस्तकबिल में क्या होने वाला है। गो अहेड राना साहब। यानी ऑन साहब ये फरमा रहे थे कि जी हमारे पास ऑप्शन क्या है। ओ भाई, जब आपके पास ऑप्शन होता है तो आप उस ऑप्शन को, सही ऑप्शन को इस्तेमाल करने की बजाय फिर जब आप उलट रास्ते पे जाते हैं तो फिर आपके पास ऑप्शन क्यों रहेगा? आप मुझे बताएं कि 24 और 25 की रात जब आपको ये कहा गया था कि जी आप संगजानी चले जाएं, आप डी चौक ना आएं, आप गिराव ना करें, आप वहाँ पे जो है वो वहाँ पे आगे तो फिर फसाद ही होना था ना, वही हुआ ना। तो आपने कहा कि जी नहीं, हम संगजानी तभी जाएंगे कि आप हमारी मुलाकात करवाएं। रात कोई 7-8 बजे जो है वो आपकी मुलाकात करवाई गई। आप उसके बावजूद अब आप में से आधे जो है वो संगजानी जाने को तैयार थे, और कौन नहीं तैयार था मैं उसका नाम नहीं लेता, लेकिन आप फिर आ गए। और आप कहते हैं कि जी हम तो जो है वो, हमें तो ऐसे ही कहा जा रहा है, हम तो फसाद, हम तो अनारकी, हम तो बात ही नहीं करते। भाई उस दिन डी चौक जो आप आए थे, किसके लिए आए थे? डी चौक में जो है वो आना जो है वो किस बात की गमाजी करता था? तो यही वो वजह है कि जिसकी वजह से जो है वो ऑप्शन जो है वो आपसे चले जाते हैं। जिस दिन आपको प्राइम मिनिस्टर ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि जी आप स्पीकर चैम्बर में आज चले जाएं, जिस जगह से और जिस मसले पे आप बात शुरू करना चाहते हैं, मैं तैयार हूं बात करने को, आपको मेरे पास भी आने को कहीं ज़रूरत नहीं है, स्पीकर चैम्बर में बैठ जाते हैं। आप उसी वक्त उठते और कहते कि जी वज़ीर-ए-आज़म साहब इस वक्त जो है वो 12:30 हुए हैं, 2 बजे आप भी आ जाएं, हम भी आते हैं, और वहाँ पे आप यहीं से शुरू कर लेते। जो बातें ऑन साहब इस वक्त बड़े दर्दे दिल से फरमा रहे हैं, इन्हीं बातों से बात शुरू कर लेते। गंदम की जो है वो प्राइस से शुरू कर लेते, चावल की प्राइस से शुरू कर लेते, इन्हीं बातों से शुरू कर लेते कि जनाब इनके ऊपर जो है वो आप इस तरह से जो है वो ज़िम्मेदार को रिलीफ दें। वैसे ऑन साहब मेरा ख्याल है कोई महीना पहले मार्केट में गए हैं, इन्हें आज के रेट का नहीं पता। आज का रेट जो है वो गंदम का जो है वो तकरीबन को 3400-3500 है, और चावल का रेट जो है वो 4000 से ऊपर। चलिए ये तस्दीक तो कर दी। ऑन साहब, जो मौक़े ज़ाया किए PTI ने, उनकी फहरिस्त वाक़तन तवील है, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये क्यों है? अंदरूनी तौर पर कन्फ्यूजन है, लोग इत्तफाक नहीं करते। आपके 2 बड़े कायदीन से मेरी अपनी बात हुई है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, आपको मैं टेक्स्ट कर दूंगा उनका नाम ताकि सनद रहे और वक्त ज़रूरत काम आए। उन्होंने मैं ख़ुद बताया है कि हमारे अंदर कन्फ्यूजन है कि हमने लड़ाई के ज़रिए ये रस्ते बनाने हैं या बातचीत के ज़रिए। तो इस कन्फ्यूजन के ऊपर भी कुछ रिफ्लेक्ट कीजिए। अच्छा, एक चीज़ बता दूं, मैं ये नहीं कहता कि हम बहुत ही को परफेक्ट किस्म की पॉलिटिकल जमात हैं जो बहुत ज़बरदस्त क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ रही है। जिस हालात में हम सर्वाइवल मोड में चल रहे हैं, तलत साहब मैं समझता हूँ ये भी बहुत है। जिस यहाँ पे लीडरशिप का ये हो कि हमारा एक्सेस ही बंद हो, जहाँ पे ये कि हमारी सेकेंड टियर लीडरशिप के साथ भी हमारा एक्सेस मॉडल बंद हो, तो वहाँ पे जैसे मेरे जैसे लोगों को अगर फैसला करना आ जाए तो जितने बुरे अच्छे हम फैसले कर पा रहे होते हैं, मैं समझता हूँ ये बहुत है। पर हैविंग सेड दैट, मेरा एक सवाल और भी है कि अगर फॉर एग्जाम्पल ये जिस तरह निटी-ग्रिटी की बात की राना साहब ने, 25 और 26 की बात कर दी जाए, जब हम बैठ के बात करने जाएंगे तो जो बेसिक TORs है उसके ऊपर भी बहुत बड़ा कंफ्यूजन आता है। मिसाल के तौर पर मैं राना साहब से पूछूं, क्या आप इस पे बात करेंगे कि जी जो सियासी लीडरशिप है जिनके ऊपर केसेस हैं,
हैं बाशमुल इमरान खान साहब और बुशरा बीबी पे, क्या आप इस पे बात करेंगे? नहीं जी, ये तो अदालतों में बात होगी। जो सेकेंड टियर लीडरशिप है हमारी, जितने भी हमारे डियाला में है या कोट लखपत में, उनके केसेस पे बात करेंगे, और जितने वर्कर्स हमारे हजारों जेल उनकी, नहीं जी ये तो सारे के सारे क्रिमिनल केसेस हैं, इसकी बात नहीं हो सकती। चले ये भी बात हो सकती। आप क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो आपने मैंडेट को 93 MNAs को 76 पे ले आए, 106 को 99 पे ले आए, सेनेटर्स 22 को आप 20 के आ रहे हैं, इस हवाले से बात नहीं, ये तो बात, ये तो सारे कोर्ट, यानी कि हर वो चीज जो इस मुल्क में जमहूरियत के लिए मैटर करती है वो नो गो एरिया है मेरी इस हुकूमत के लिए, इंक्लूडिंग राना साहब की जमात के लिए। ये उस पर बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जहां पे इनके लिए पांव जलते हैं वो यहां पे वो किसी और की टेरिटरी स्टार्ट हो जाती है। इसलिए तो हम कहते हैं कि जब इनसे बात करने जाते हैं, यार हम सॉरी, हम तो बात, और दूसरी बात है ये सिस्टम के खुद बेनिफिशियरी हैं। जब हम इनसे बात करेंगे इनको अपनी स्पेस छोड़नी पड़ेगी। आर दे विलिंग टू लीव द स्पेस? जितना है कि इन्वेस्ट हो चुका है इनमें, डिफरेंट सूबों में, सिंध उनका और जनाब सेनेट उनका और नेशनल असेंबली उनका, आई डाउटेड कि हमसे बात करने के बाद ये स्पेस छोड़ने को भी तैयार होंगे। सो यकीन जानिए हमारा वो जो मिडिल ग्राउंड है, मुझे वो मिडिल ग्राउंड मिलता नजर नहीं आ रहा। यस, किसान के इश्यूज अपनी जगह मौजूद है, हम बात करने को तैयार है, ये तो वो इशू है, ये हमारी इखलाकी जिम्मेदारी है। राना साहब से पूछ लेते हैं वो मिडिल ग्राउंड कहां पे, मिडिल ग्राउंड कहां पे है? आपने वैसे दिलचस्प बात की कि एक्सेस नहीं है, लेकिन एक्स पर एक्सेस आपकी है, क्योंकि आपका जो एक्स अकाउंट है वो बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है। लेकिन वापस आ जाते हैं, और इन्वेस्टमेंट पर भी मैं बताऊं, इन्वेस्टमेंट तो आपकी जमात पर भी बहुत की गई थी। आप देख सकते हैं कि हालात आजकल क्या हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टमेंट जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है उसके अंदर तब्दीली की गुंजाइश हमेशा मौजूद होती है। तो राना साहब मिडिल ग्राउंड वो कहते हैं है नहीं, जिन पर हमने बात करनी है वही पुराना किस्सा ये है कि आपके पास उन मामलात के ऊपर इनको कंसेशन देने की गुंजाइश ही नहीं। देखें, मामला ये है कि बात करने से पहले ही मफरूज़े कायम करना जो है वो बात से करने से इनकार करने के मुतरादिफ है। आप पहले से ये मफरूज़े क्यों खुद से ही कायम कर रहे हैं कि जी आप ये भी नहीं कर सकेंगे, ये भी नहीं कर सकेंगे, ये भी नहीं कर सकेंगे, और आप इस तरीके से हमारे साथ आप क्यों कर बात करेंगे? या आपको इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए कि आप हमें आके ये प्रपोज़ल दें कि जी ये वज़ीर-ए-आज़म हाउस में आप हमें बैठा दें और आप खुद जो है ना जाके अडयाला जेल में बैठ जाएं। भाई आप कोई मिडिल ग्राउंड तलाश करें ना, मिडिल ग्राउंड तलाश करके आप वहाँ से जो है वो बात शुरू करें। हाँ, हमारे और आपके दरमियान, आप भी इस मुल्क के बासी हैं, हम भी इस मुल्क के बासी हैं, आप भी पार्लियामेंट में मौजूद हैं, हम भी वहाँ पे जो है वो मौजूद हैं, सियासत आप भी कर रहे हैं, सियासत हमने भी की है, हम भी करेंगे। आप पहले उन ग्राउंड से ऊपर बात शुरू करें जो कॉमन ग्राउंड्स है, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हुए जो है वो फिर हर चीज़ के ऊपर जो है वो बात हो सकती है। पहले से ये तय करना कि जी ये बात भी नहीं करेंगे, ये भी नहीं करेंगे, फलां पे करेंगे, फलां पे करेंगे, इस तरह से कभी डायलॉग नहीं होते। डायलॉग उसी वक्त होते हैं कि जब आप जो है वो इस बात के ऊपर मुत्तफिक हों कि जी हम बैठेंगे और हम अपने इश्यूज़ के ऊपर थ्रू नेगोशिएशन जो है किसी हल तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो उसके बाद जब आगाज़ करते हैं तो फिर कोई ना कोई रास्ते निकल आते हैं। मैं एक मिसाल दूंगा कि कितना डेडलॉक था उस वक्त गालबन अप्रैल और मई में, जब आप कह रहे थे कि जी हमने दोनों सूबाई असम्बलियाँ तोड़ दी हैं और आप अभी जो है सूबाई असम्बलियों का इलेक्शन करवाएं। हम कह रहे थे कि जी अक्टूबर से पहले जो है वो इलेक्शन हो नहीं सकते। आपकी एक कमेटी बनी थी, उस कमेटी की 2 मीटिंग्स हुई, सिर्फ 2 मीटिंग, और उसके बाद समझौता हो गया था और आपको कहा गया कि जी आए अनाउंस करें। हम थोड़ा सा अक्टूबर से पीछे आ गए थे, आपको कहा था कि आप मई से थोड़ा आगे चले जाएं, और मेरा ख्याल है अगस्त के को आखिरी हफ्ते में जो है वो डेट तय हो के तो ये था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें। आपने कहा कि नहीं जी रुकें, हमें ज़रा खान साहब से इजाज़त ले लेने दें, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आप गए इजाज़त लेने और उसके बाद आप को जवाब हो गया। अच्छा, नो समझौता कोई। आई हैव टू लीव इट देयर। राना साहब आपका शुक्रिया, लेकिन वो इमरान खान से इजाज़त लेने के लिए नहीं गए थे, किसी और ने इसको वीटो कर दिया था। ऑन साहब आपका बहुत शुक्रिया। इस बात पर तो इत्तफाक है कि फसाद किसी के हक़ में नहीं है, एहतजाज आपका हक़ है, लेकिन फसाद किसी के हक़ में नहीं है, ना मुल्क के लिए अच्छा है ना सियासी जमातों के लिए। तो बेहतर होगा कि जब वक्त है तो दरमियाना रास्ता पा लें। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।